वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री का इससे पहले आपने भाग 1 देखा होगा। ये भाग 2 आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास का। 2023 की परीक्षाओं के लिए मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 1 से रिलेटेड बहुत सारे जो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित क्वेश्चन पेपर के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ विश्वविद्यालय हैं पूछ रहे हैं, कुछ है मतलब एक आध दो है, बाकी सभी का लगभग लिखित हो रहा थर्ड ईयर में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह लेक्चर। इससे पहले वाला भाग आप देख लीजिएगा, 50 मिनट का वीडियो था। बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से वो पूरी क्लास हो नहीं पाई थी, तो उसी वजह से ये पार्ट 2 है। लेकिन आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मात्र 30 क्वेश्चन से ही हो पाए थे। बाकी लगभग आपके अभी 70 प्रश्न हैं हमारे पास, उनके उत्तर भी हैं, तो उनको समझने का प्रयास हम अभी इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप सभी का साथ चाहिए, आप लोग हमारा साथ बनाए रखेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे हमसे, तो मैं 70 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि जब आप परीक्षा का अंतिम समय आपके आए तो आसानी से आप पढ़ सकें उसको। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के पेपर 1 आपको पता होगा। पेपर 1 का आपके क्या नाम है भाई? पेपर 1 का क्या नाम है? आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, पेपर 1 का क्या नाम है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आपके पेपर का नाम है। 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन इतिहास BA तृतीय वर्ष पेपर 1 के अंतर्गत, ठीक है। पेपर 2 के अंतर्गत आपको एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पेपर 3 के अंतर्गत आपको एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। पेपर 2 को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला। पेपर 3 की अगर बात करें तो आपको क्या पढ़ना है? प्राचीन विश्व की सभ्यता यानी एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो कुल मिलाकर के जो आज का वीडियो है ये है पहले पेपर को लेकर के दक्षिण भारत का जो राजनीतिक इतिहास है 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के ये प्रश्न आपके हो चुके थे। इसी प्रकार से प्रश्नों को मैं आपको करवा रहा था। ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे भाई। 24, 25 हो गया था, 26 हो गया था, 27, 28, 29 हो गया था। 29 मैंने बता दिया, 30 पर मैंने शुरू किया था, इसी बीच से वीडियो कट गई थी, तो मैं 30 से ही प्रारंभ करता हूँ और जानता हूँ, ठीक है। देखें, प्रश्न आपका आ चुका है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था। पल्लव वंश के प्रथम शासक के बारे में पूछ रहा है। तो पल्लव वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो प्रथम ज्ञात पल्लव शासक जो था वो शिवस्कंद बर्मन था। कौन था भाई? शिवस्कंद बर्मन था। ये जो ज्ञात, जो एक प्रकार से इतिहासकारों के अनुसार या जो विभिन्न साक्ष्य हैं उनके अनुसार जो हम लोगों को पता चला है वो कौन है? शिवस्कंद बर्मन है, जिसने क्या किया था? माइड वोलू और हिर हार्डिगल्ली पत्रों को क्या किया था? प्रकाशित किया था इसने, शिव स्कंद वर्मन ने। और इस लेख में उसके पिता को महाराज वप स्वामी भी कहा गया था। वप मतलब होता है शिव, मतलब कि जो वप थे शिव स्कंद वर्मन के पिता थे। और इनके शासनकाल में पल्लव राज्य उत्तर में आंध्र प्रदेश और खास करके उत्तर पश्चिम में बेलारी तक फैला हुआ था। और इसे भारद्वाज गोत्रीय या अग्निस्टोम, जो एक प्रकार से गोत्रीय वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों का संपादन करता भी कहा गया है, तो भरद्वाज गोत्रीय बताया गया है। इसके अलावा अनिस्टोम वाजपेयी कहा गया है इसको। अश्वमेध यज्ञों का संपादन भी इसने किया। तो ये पल्लव वंश का प्रथम शासक था। क्या नाम था इसका? शिवस्कंद बर्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महेंद्र बर्मन प्रथम के विषय में संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। अच्छा, ये जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये लेक्चर, क्योंकि इस वीडियो में आप देखते हैं 600 से लेकर के आपको 1320 तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत के भारतीय मतलब कि दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है खास करके हम लोगों को, 600 से लेकर के 1320 ईस्वी तक के बारे में। तो आपको 100 ईस्वी से लेकर के उसमें भी कुछ पढ़ना है आपको, तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पेपर, उसमें एक प्रकार से BA जब आप सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में होते हैं तब, ठीक है। 3rd सेमेस्टर गलती से निकल गया था, 4th सेमेस्टर। तो महेंद्र बर्मन प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इसका शासनकाल जो रहा महेंद्र बर्मन प्रथम का, ये 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके मतलब इसे महेंद्र विक्रम, मत्तविलास, गुणभर, शत्रुमल्ल, ललितांकुर, अवनिभाजन और विचित्रचित्त तमाम प्रकार की उपाधियां इसको दी गई थी। और इसी के शासनकाल में यानी कि महेंद्र बर्मन प्रथम के शासनकाल में
पल्लव चालुक्य संघर्ष भी प्रारंभ हुआ था। पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही। और इसका प्रतिद्वंदी जो था महेंद्र वर्मन प्रथम का, वो पुलकेशियन द्वितीय था। ये भी बड़ा विद्वान शासक, विद्वान के साथ साथ बड़ा प्रतापी शासक था पुलकेशियन द्वितीय। और इसके सम्मुख जो है महेंद्र वर्मन को नतमस्तक भी होना पड़ा था पुलकेशियन द्वितीय के मतलब कि पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था महेंद्र वर्मन, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। महेंद्र वर्मन प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। और एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के लिए महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर्स पा सके, थर्ड ईयर वाले हमारे छात्र छात्र हैं। प्रश्न आपका है, महेंद्र वर्मन प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात किया तो इसके शासनकाल में पल्लव संस्कृति जो थी वो अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके शासनकाल में आप देखते हैं संस्कृत जो साहित्य है उसका पूर्ण विकास भी हो गया था। भारवी ने अपने महाकाव्य, जो भारवी का महाकाव्य बड़ा जबरदस्त किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम का मतलब आपको पता होगा, किरात वेशधारी, जब अर्जुन एक प्रकार से भगवान जो किरात भेष के रूप में आए थे भगवान शंकर, और अर्जुन तो थे ही, अर्जुन जब जो है खास करके जब इंद्र के पास ये जाने वाले थे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो खास करके जंगल में तपस्या कर रहे थे भगवान शंकर की। उसी समय शंकर भगवान जो है परीक्षा लेने के लिए इसकी आए थे, तो वही किरात भेष धारी थे, तो उसी से रिलेटेड कहानी है इसमें किरातार्जुनीयम में। तो भारवी ने इसको लिखा है, महाकाव्य है एक, तो ये संस्कृत भाषा में ही हुआ है। तो ये रचना जो हुई है मतलब कि ये महेंद्र वर्मन प्रथम के दरबार में ही की गई थी। मत्त विलास प्रहसन भी इसी मतलब कि इसी की कृति माना जाता है। पल्लव वस्तु की प्रारंभिक जो रचनाएं रही हैं जैसे गुहा मंदिर, इसी के काल में निर्मित हुए थे। इसके अलावा यह काल जो रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम का, ये सांस्कृतिक जागरण का शुभारंभ भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर देखेंगे, नरसिंह वर्मन कौन था? महेंद्र वर्मन के बाद में आप देखेंगे तो इसके पुत्र था इसका नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम का लड़का था जो है नरसिंह वर्मन, और प्रथम उत्तराधिकारी हुआ जो कि अपने पिता से भी योग्य और पराक्रमी था। इसने न केवल पैतृक साम्राज्य की सुरक्षा करी नरसिंह वर्मन ने, बल्कि इसने अपने परंपरा के जो शत्रु रहे हैं उन शत्रुओं को भी पराजित करके पल्लवों को दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया और कर भी दिया। और खास करके नरसिंह वर्मन को इसी सभी कारण से इसको महामल्ल के नाम से भी संबोधित किया जाता था, जिसे इसने विभिन्न युद्धों में अपने रण कौशल और शौर्य का परिचय देकर के सार्थक बनाया था। महामल्ल इसको कहा गया था। बहुत ही प्रतापी शासक था और एक प्रकार से बहुत बलवान भी था। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुए पल्लव चालुक्य संघर्ष का उल्लेख कीजिए। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में आप देखते हैं महेंद्र ने खास करके पल्लव राज्य को चालुक्यों से मुक्त कर दिया था, और खास करके मुक्त तो कर दिया था लेकिन तब भी कुछ चीज़ें, कुछ समस्याएं अभी भी थी। वो समस्याएं कौन सी थी उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास क्या था कि चालुक्य राजधानी को आक्रांत कर प्रतिशोध लेने में असमर्थ रहा था जो महेंद्र वर्मन था। तो महेंद्र वर्मन के बाद में उसका लड़का नरसिंह वर्मन जो था उसने इस कार्य को पूरा किया। और पूरब अभिलेख एक है, उसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि उत्तरापथ स्वामी हर्ष और स्वयं उसके पिता महेंद्र वर्मन को पराजित करने वाले चालुक्य जो थे पुलकेशिन द्वितीय को परियल, मणिमंगल और सूरमार इत्यादि के युद्धों में पराजित किया। आपको बता दूं कि इसके पिताजी को पराजित किया था किसने भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को, तो उसको भी पराजित करा इसने। ठीक है, किसने? इसके लड़के ने, यानी कि जो है नरसिंह वर्मन ने पराजित किया किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। इसके अलावा जो उत्तरापथ के स्वामी थे हर्ष को भी पराजित किया था इसने। तो कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नरसिंह वर्मन की सिंघल विजय का उल्लेख कीजिए। तो संपूर्ण दक्षिणापथ में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत जो नरसिंह वर्मन है उसने नौसेना के द्वारा सिंघल विजय की योजना बनाई। महावंश के अनुसार लंका वैद्य शासक कश्यप का पुत्र मान वर्मा हतथत से भयभीत होकर के नरसिंह के दरबार में शरणार्थी था। नरसिंह ने उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया और उसे लंका के सिंहासन पर अधिष्ठित करने के लिए वहां नौसेना के साथ आक्रमण किया। लंका विजय से नरसिंह वर्मन का प्रभुत्व वातापी के दक्षिण समस्त भूभाग पर स्थापित हो जाता है।
तो नरसिंह एक प्रकार से न केवल एक प्रतापी शासक बल्कि एक साम्राज्य विस्तार करते के रूप में भी जाना जाता है। 36 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, एक उसका संक्षिप्त परिचय आपको देना है, टिप्पणी लिखनी है। तो कांची के पल्लवों में सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक जो रहा है ये परमेश्वर वर्मन द्वितीय था, जिसने मात्र 2-3 वर्षों तक शासन किया है, 728 से 731-30 तक। ठीक है। और इसका समकालीन शासक जो था चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय था, जिसने वंशानुगत नीति का अनुसरण करते हुए कांची पर आक्रमण किया। और कहा गया है कि समकालीन चालुक्य शासक से संघर्ष में परमेश्वर वर्मन द्वितीय ये पराजित भी हुआ था। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नंदी वर्मन द्वितीय कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय के उपरांत इसका उत्तराधिकारी नंदी वर्मन द्वितीय जो है पल्लव मल्ल भी इसे कहा जाता है नंदी वर्मन द्वितीय को। तो ये गद्दी पर बैठा और इसने इसके शासनकाल में आप देखते हैं चित्रमाय का विरोध यानी परमेश्वर वर्मन द्वितीय का पुत्र खास करके इसके अलावा पांड्यों से युद्ध किया यानी कि मारवर्मन राज जयसिंह से। इसके अलावा राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष था जब ये नंदी वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का जो शासक है दंती दुर्ग उससे संघर्ष चल रहा था इसका नंदी वर्मन का। इसके अलावा पल्लव साम्राज्य पर वातापी के चालुक्यों ने भी आक्रमण कर दिया था, जिसमें नंदी वर्मन द्वितीय को असफलता भी मिली थी और पल्लव राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए त्याग करते हुए 795 से 796 ईस्वी में ये दिवंगत हो गया नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नृपतुंग कौन था? बताएं सभी लोग फटाफट से, नृपतुंग कौन था? तो नंदी वर्मन तृतीय जो था इसकी राजमहिषी शंखा से उत्पन्न था, एक पुत्र उसका नाम था नृपतुंग। कांची के सिंहासन पर 859 ईस्वी के लगभग पर ये सिंहासन पर बैठा और जिसने क्या किया था नंदी वर्मन तृतीय ने पांड्यों के साथ परंपरागत शत्रुता का निर्वाह करते हुए अनेक युद्ध को भी लड़ा और पराजित भी किया लोगों को। यह युद्ध कुंभ कोयम नामक स्थान पर हुआ था। इसका समकालीन शासक जो था श्री मार परचक्र कोलाहल था। नृपतुंग अपने वंशानुगत पल्लव राज की सुरक्षा में सफल रहा और इसने 885 से 90 तक शासन किया। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। यादव वंश की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो यादवों की बात की तो देवगिरी के यादवों का जो उदय हुआ है 9वीं शताब्दी के बीच में लगभग हुआ है महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर क्षेत्र में। और इस वंश के प्रारंभिक शासक पहले मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के सामंत और पदाधिकारी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली और यादवों ने शिव और विष्णु से अपने को संबंधित माना और विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति को अपने राजकीय ध्वज तथा मुद्राओं पर अंकित करवाया और इनके कुछ सिक्कों पर हनुमान का चिन्ह भी आपको दिखाई पड़ेगा यादवों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका कि यादव लोग जो थे यादव वंश के वो कहाँ के मूल निवासी थे? बढ़िया प्रश्न है। यादवों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो के रजवाड़े इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि यादव जो थे उत्तर भारत के मूल निवासी थे और बाद में उन्होंने दक्षिणापथ के मराठों पर विजय प्राप्त करी थी। आरजी भंडारकर और सीबी वैद्य इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि उन्हें यानी यादवों को महाराष्ट्र के प्राचीनतम मराठा क्षत्रिय परिवारों में से एक माना है और उनके अनुसार कालांतर में जब यादवों ने राजसत्ता प्राप्त कर ली तो मथुरा और द्वारिका के प्रसिद्ध यादव वंश से अपना संबंध जोड़ दिया। एक प्रकार से ये बताया आरजी भंडारकर और सीबी वैद्य ने। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि यादव कन्नड़ देश के मूल निवासी थे या एक कथन है, इसको स्पष्ट करना है आपको कि भाई जो यादव थे कन्नड़ देश के मूल निवासी से कथन कहाँ तक सही है। तो पीबी देसाई महोदय इन्होंने अपने तर्कों के आधार पर यादवों को कन्नड़ देश का मूल निवासी बताया है। अब कौन कौन से आधार दिए हैं पीबी देसाई महोदय ने? पहला बात उन्होंने बताई पीबी देसाई महोदय ने कि इस राजवंश यानी ये जो यादव राजवंश है इसके कुछ शासकों के साथ साथ यथा जैसे जो है डाडिप है, भिल्लम है, राजुगी हैं, वासुगी हैं, इसके अलावा वडुग्गी हैं, ये सब कन्नड़ उत्पत्ति के माने जाते हैं और है भी। तो इसके कारण से पीबी देसाई ने कहा कि भाई ये कन्नड़ देश के मूल निवासी थे, चूँकि इनके राजवंश के जो शासक हैं ये इनके नाम जो है खास करके ये कन्नड़ की उत्पत्ति के ही हैं, मतलब कन्नड़ से ही हैं। दूसरी बात यह है कि उनके अधिकांश अभिलेख कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, इसीलिए वो कन्नड़ के मूल निवासी थे, ऐसा बताया पीबी देसाई ने। इसके अलावा इस वंश के कुछ राजाओं ने
कर्नाट राजवंशाभिराम का विरोध धारण किया। तो इसके कारण से यह भी कह सकते हैं कि भाई ये लोग कन्नड़ के मूल निवासी थे, यादव लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो व्रतखंड में सुबाहु को देवगिरी के यादवों का आदि पूर्वज कहा गया है और उसने अपने राज्य को 4 पुत्रों में बांटा था और खास करके दृढ़ प्रहार को दक्षिण का प्रदेश प्राप्त हुआ। इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक दृढ़ प्रहार ही था। ठीक है, और ये दक्षिण का प्रदेश पाया था। कहा जाता है कि दृढ़ प्रहार ने 1 लाख युद्ध किए थे, जो विश्वसनीय नहीं है कि 1 लाख युद्ध कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। ये एक प्रकार से अतिशयोक्ति होना होगी कहना खास करके, लेकिन कहा जाता है। बसैन तामपत्र एक है, उसमें दृढ़ प्रहार को अपने शत्रुओं के हाथियों एवं सैनिकों के सिरों पर मतलब सिरों का भंजन करने वाला कहा गया है कि भाई ये उनके सैनिकों को और उनके हाथियों को शत्रुओं के उसको भंजन करता था। मतलब भंजन मतलब उसको मारता कूचता एक प्रकार से ऐसा। ठीक है, तो दिखाया बताया गया उसमें बसैन ताम्रपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेऊण चंद्र प्रथम कौन था? सेऊण चंद्र प्रथम जो था ये दृढ़ प्रहार के बाद में इसका जो लड़का है सेऊण चंद्र प्रथम ही है। दृढ़ प्रहार का लड़का है, यादव वंश का ही है सेऊण चंद्र। तो इनके पुत्र हैं सेऊण चंद्र प्रथम, ये राजा होते हैं और इसने अपने नाम पर राज्य का नाम सेऊण देश रखा था। नासिक में से देवगिरी औरंगाबाद के निकट दौलताबाद तक के भू क्षेत्र को खास करके सेऊण देश कहा गया है। सेऊण चंद्र ने सेऊण नगर की स्थापना करी और उसने अपनी राजधानी बनाई और सेऊण चंद्र यादव वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता था, परंतु उसकी किसी सामरिक और अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किसी इतिहास में नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस पर उतना ज़्यादा चर्चा करना खास करके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एरम देव कौन था? तो सेऊण चंद द्वितीय जो था इसके बाद में सेऊण चंद द्वितीय का ही लड़का है एरम देव। एरम देव गद्दी पर बैठा यादव वंश के और विक्रमादित्य षष्ठ का महामंडलेश्वर था। ये एक प्रकार से कहा जाता है कि एरम देव ने ही विक्रमादित्य षष्ठ को कल्याणी के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एरम देव ने अपने पिता के साथ ही विक्रमादित्य षष्ठ की सहायता की होगी और उसने योगल्ला नामक एक राजकुमारी के साथ विवाह भी किया। एरम देव के राज्यकाल की किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, भिल्लम पंचम कौन था? तो भिल्लम पंचम जो था ये यादव वंश का प्रथम महान शासक अगर बोला जाए तो भिल्लम पंचम ही था। ठीक है, शासन कार्य संभालने के पूर्व ही 10 वर्ष से ही युवराज के रूप में प्रशासन और सैनिकों का कार्य संचालन करने में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा था ये भिल्लम पंचम। ठीक है, और बड़ा प्रतापी शासक हुआ है खास करके यादव वंश का। और अपने राज्यारोहण के समय भिल्लम ने एक नवीन संवत भी चलवाया था। भिल्लम पंचम की सबसे महान सामरिक उपलब्धि कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनमें जैसे सोमेश्वर चतुर्थ जो था उस पर विजय प्राप्त करी थी। किसने? भिल्लम पंचम ने। ये बड़ी फेमस विजय है इसकी और उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। सोमेश्वर चतुर्थ के समय में कल्याणी राजधानी थी चालुक्य वंश के शासकों की। तो चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर चतुर्थ को हरा करके भिल्लम पंचम ने जो इनकी राजधानी कल्याणी थी उस पर अपना अधिकार कर लिया और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में भिल्लम पंचम ने होयसलों से भयंकर युद्ध भी किया था। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैतुगी पर एक टिप्पणी लिखिए। जैतुगी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भिल्लम पंचम के बाद में इसका ही लड़का है जैतुगी, ये राज सिंहासन पर बैठता है। 1191 ईस्वी में ही अपने पिता के साथ प्रशासनिक कार्यों में संबंध कर लिया था इसने, मतलब खास करके उनके साथ ही साथ रहता था और उसके साथ मतलब उसके समय में यादव राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों तक विस्तृत हो गया था जैतुगी के शासनकाल में और इसकी सीमा काकतीय राज्य को स्पर्श करने लगी थी। जैतुगी ने सबसे पहले काकतीय शासक महादेव पर आक्रमण किया। महादेव युद्ध में मारा गया और उसका पुत्र गणपति उसको बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में जैतुगी ने बनवा लिया बंदी और उसके शासन का अंतिम वर्ष जो था जैतुगी के वो 1198 ईस्वी था। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सिंघड़ द्वितीय कौन था? सिंघड़ द्वितीय जो था ये खास करके इसके शासनकाल में सिंघड़ द्वितीय के शासनकाल में यादव वंश की जो प्रतिष्ठा है गरिमा है ये और ज़्यादा बढ़ी है, अत्यधिक उसमें वृद्धि हुई है। सिंघड़ ने सर्वप्रथम होयसलों से युद्ध किया जिसमें होयसल को पराजित करा या यादवों ने यानी कि सिंघड़ द्वितीय ने पराजित करा होयसल को।
ठीक है। इसके अलावा वनवासी क्षेत्र भी खास करके सिंहड़ के साम्राज्य का अंग बन गया। 1216 ईस्वी में सिंहड़ ने शिलाहार शासक भोज द्वितीय पर भी आक्रमण किया। दक्षिणापथ में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद सिंहड़ ने मालवा के परमारों और गुजरात के चालुक्यों पर भी आक्रमण किया और इस संघर्ष में कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। तो सिंहड़ द्वितीय भी यादव वंश का ही शासक है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंहड़ द्वितीय के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कीजिए। साम्राज्य विस्तार के बारे में बताएं कि भाई ये सिंहड़ द्वितीय का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा और इसने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि उसके साम्राज्य में कोंकण, लाट, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, आंध्र राज्य ये सब सम्मिलित थे सिंहड़ द्वितीय के साम्राज्य में। और इसके प्रभुत्व का विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी जो है वहाँ तक था। इसके अलावा पूरब में करनूल और अनंतपुर जिलों की सीमा से लेकर के पश्चिम में जो समुद्र तट है वहाँ तक खास करके सिंहड़ द्वितीय का साम्राज्य फैला हुआ था। और इसने सिंहड़ द्वितीय ने खोलेश्वर को खान देश दिया था। बराड़ तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग का गवर्नर नियुक्त करा था। अपने होयसलों से महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के भी छीन लिया था इसने। सिंहड़ ने जो होयसल वंश के शासक थे उससे महाराष्ट्र चूंकि होयसलों के अंडर था तो उनसे छीन लिया था सिंहड़ द्वितीय ने। और इसके अलावा कर्नाटक छीन लिया था, ठीक है, होयसलों से। तो इस प्रकार से बड़े प्रतापी शासक हुए हैं सिंहड़ द्वितीय भी, खास करके यादव वंश से रिलेटेड है। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, महादेव और कोंकण के शिलाहार के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए। रिवीजन क्वेश्चन है ये, रिवीजन के तौर पर यह वीडियो है। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मोटी मोटा सब चीज़ों के बारे में, हर एक शासकों के बारे में जो प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न आपका आ चुका है, महादेव और कोंकण के शिलाहार के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए। महादेव के शासनकाल में उसने सर्वप्रथम महादेव ने क्या किया था, कोंकण के शिलाहार शासकों की ओर ध्यान दिया। शिलाहार शासक उस समय थे सोमेश्वर। उसके ऊपर महादेव ने क्यों आक्रमण किया इसका कोई निश्चित कारण स्पष्ट नहीं है। हेमाद्रि के अनुसार महादेव ने सोमेश्वर को पराजित किया। जब सोमेश्वर ने समुद्र में शरण ली तो वहां भी महादेव ने नौसेना से उसका पीछा किया, जिससे अंततः सोमेश्वर ने समुद्र में कूद करके प्राण अपने गंवा दिए। यानी कि एक प्रकार से सोमेश्वर को पराजित होना पड़ा था, पराजय का मुंह देखना पड़ा, कुल मिला करके महादेव ने उसको पराजित किया। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यादव रामचंद्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 1271 ईस्वी के उत्तरार्ध में रामचंद्र ने देवगिरी के सिंहासन को अलंकृत किया और इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था यादव वंश का रामचंद्र। ठीक है। इसका शासनकाल राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी के काल में दक्षिण भारत पर मुसलमान आक्रमण हुए, जिसमें दक्षिण की राजनीति एकदम परिवर्तित हो गई और इसने मालवा, गुजरात, होयसल और इसके अलावा उत्तर पूर्व पर भी आक्रमण किया। यादव वंश का जो अंतिम शासक था महत्वपूर्ण, रामचंद्र। ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न आपका है कि रामचंद्र के शासनकाल में हुए तुर्क आक्रमण का उल्लेख कीजिए। 1294 ईस्वी में, चूंकि आप देखते हैं इस समय तक दिल्ली सल्तनत और इन सभी का आक्रमण लगभग हो ही चुका था, स्थापित हो चुका था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। अरब आक्रांता, तुर्क लोग ये सब आक्रमण कर ही रहे थे उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में खासकर रामचंद्र के शासनकाल में जो तुर्क आक्रमण हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। तो 1294 में ईस्वी में आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने यादव रामचंद्र पर आक्रमण किया। रामचंद्र के लिए यह आक्रमण आकस्मिक था और इसका सामना करने के लिए वह तैयार भी नहीं था। इसने केवल 4000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर के आक्रमणकारी का सामना किया और पराजित हो गया रामचंद्र। अलाउद्दीन के घेरे के समक्ष वह टिक न सका और संधि करने को बाध्य हुआ। अलाउद्दीन ने रामचंद्र की एक पुत्री के साथ विवाह भी कर लिया था। तो एक प्रकार से ये दक्षिण भारत का शासक था रामचंद्र यादव वंश का। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी एक पुत्री से विवाह भी कर लिया था। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का यादव वंश पर क्या प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान से यादवों की प्रशासनिक अयोग्यता का पता चला। खिलजी सुल्तानों का प्रभुत्व संपूर्ण उत्तर भारत पर पहले से ही था। खिलजी वंश का स्थापना हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत में। दक्षिण में यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य लोग आपस में ही लड़ रहे थे और ये लोग अगर सम्मिलित रूप से सामना किए होते तो तुर्क अभियान कभी भी सफल नहीं हो पाता।
और साथ ही परमारों और चालुक्यों को निर्बल बना करके यादवों ने तुर्क अभियान के मार्ग को और भी सुगम बना दिया, ताकि अपने में ही लड़ बड़ करके सब मर रहे थे, इसके कारण से बाहरी लोग फ़ायदा उठा करके यहाँ से बहुत मौज किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यादव रामचंद्र का मूल्यांकन कीजिए। रामचंद्र ने अपने 40 वर्षीय शासनकाल में अपनी शक्ति का परिचय तो दिया ही है, किंतु मुस्लिम शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण करके अपनी राजनीतिक आदूरदर्शिता का परिचय भी दिया। रामचंद्र ने दक्षिण के अन्य राज्यों के विरुद्ध सुल्तान की सहायता कर उसने उत्तर भारत के जयचंद का काम किया। जो उत्तर भारत में जयचंद का काम है, वही काम रामचंद्र का रहा है। दक्षिण भारत में यादव वंश का शासक था, अंतिम शासक था, और इसने जो है शासन मतलब कि तुर्कों का जो है जो मुस्लिम आक्रांता थे उनका कहीं ना कहीं पे सहायता करी, दूसरों के मतलब कि अपने को मतलब भगाने के लिए कि भाई हमारा जो इसे जो दूसरे शासक थे उनके लिए खास करके उनको उनकी सहायता कर दी। जो हमारे मतलब कि जो हमारे शासक थे खास करके दक्षिण भारत के और भी शासक थे, उन्हीं में आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो एक दूसरे की पोल खोल रहे थे बाहरी लोगों के सामने। ठीक है, तो सुल्तान की सहायता करके उस मतलब उत्तर भारत के जयचंद का कार्य किया। यदि दक्षिण के समकालीन 4 राज्यों ने संवेद रूप से अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया होता तो संभवतः मुस्लिम सत्ता की स्थापना ही भारत में ना हो पाती और भारत की स्थिति कुछ दूसरी होती। भारत का इतिहास आज हम लोग कुछ दूसरा पढ़ते। 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, होयसल की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। होयसल की उत्पत्ति के संबंध में प्रामाणिक सूचना का अभाव है, यानी कोई प्रामाणिक सूचना उतनी आदि प्रचलित नहीं है। उनके अभिलेखों में यानी जो होयसल के बारे में जानकारी मिलती है, होयसलों के बारे में, उन ग्रंथों के बारे में अगर देखें तो उसमें साल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और जैन धर्म का अनुयायी था ये साल। और इस संबंध में एक कथा भी है कि एक दिन वह अपनी कुल देवी वसंतिका देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आगाडी नामक स्थान पर गया था। कौन? जो साल था। पूजा के समय निकटवर्ती जंगल में एक शेर निकला और उसे देख करके सुदंत ने कहा, साल इस बाघ को मारो। पोए साल ने इस बाघ को मार दिया। साल के इस कार्य से प्रसन्न होकर के सुदंत ने या होयसल नाम इसको दिया था। तो साल ही एक प्रकार से इस वंश का प्रथम संस्थापक माना जा सकता है। ये एक प्रकार से अभिलेखों से पता चलता है। 55 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, अभिलेखिक साक्ष्यों से होयसलों के बारे में क्या विवरण प्राप्त होता है। तो होयसल अभिलेखों में इस राजवंश के लिए पोयसल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तमिल का पा कन्नड़ के हा में परिवर्तित हो सकता है और प्राचीन कन्नड़ भाषा में पोयस तथा होयस दोनों का अर्थ प्रहार करना होता था। उपरोक्त शब्द के आधार पर ही इस राजवंश का नाम पोयसल या होयसल पड़ा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि होयसल जो है अभिलेखों में इसको पोयसल कहा गया और चूंकि तमिल भाषा में पा जो होता है कन्नड़ भाषा में हा का काम करता है, तो जो पोयसल था वो आकर के कन्नड़ में होयसल हो गया। तो ये होयसलों की उत्पत्ति के बारे में, उनके नामकरण के बारे में यहाँ से हम ये जानकारी लिख सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ सकता है एग्जाम में कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था। तो होयसल वंश का संस्थापक तथा प्रथम ज्ञात शासक जो था ये साल था और जिसका दूसरा नाम नृपकाम भी था। कहा जाता है कि इसने व्याघ्रों की हत्या करके अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान करी थी, जिससे प्रसन्न होकर के लोगों ने इसे अपना नेता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जब लोगों ने इसको अपना नेता स्वीकार कर लिया तो नृपकाम एक साहसी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने राजमल्ल पेरुमान अडी की उपाधि भी धारण करी थी। यह उसकी उपाधि मतलब कि यह उपाधि उसके नाम काम होयसल से अधिक प्रचलित रही है। ठीक है, राजमन पेरुमान अडी की उपाधि धारण करी थी। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विनयादित्य कौन था। विनयादित्य जो था ये होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वास्तविक रूप से जो स्थापना करने को लेकर के ऐतिहासिक जानकारी मुख्य रूप से मिलती है, प्रामाणिक जानकारी, वो विनयादित्य होयसल के बारे में मिलती है। इसने चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ के सामंत के रूप में राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित किया। चालुक्य लेखों में आप देखेंगे विनयादित्य को त्रिभुवन मल्ल होयसल देव की उपाधि से अलंकृत किया गया है। होयसल राजपीठ पर आसीन होते ही इसने अपने राज्य की सीमा को विस्तृत करने के लिए चालुक्य विक्रमादित्य को अपनी योग्यता से प्रसन्न किया। विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके इसने क्या किया, केवल अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया
और इसके अलावा अपने संप्रभु की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने का प्रयास और पूर्ण रूप से उसमें सफलता भी हासिल करता है। ठीक है, विनयादित्य। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, इरयंग पर एक टिप्पणी लिखिए। विनयादित्य की मृत्यु के बाद में इरयंग होयसल की राज सिंहासन पर स्थापित मतलब कि बैठता है, जिसने 2 वर्षों तक भी कम समय तक शासन कर पाया ये, और इसने दीर्घ काल तक युवराज के रूप में ही काम किया था। विभिन्न अभियानों में चालुक्यों का सहयोग किया। सिंहासनारोहण के समय इसकी आयु 60 साल की हो रही थी खास करके। इसके अलावा इसकी मृत्यु के पश्चात 2 पुत्र थे इसके, बल्लाल प्रथम और विष्णुवर्धन। इन्होंने इसके बाद में शासन किया। पहले बल्लाल प्रथम ने, फिर विष्णुवर्धन ने। बल्लाल प्रथम कौन था? बल्लाल प्रथम जो था विक्रमादित्य के अधीन ही था, जिसने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करी थी। इन्हें उछंगी के पांड्य यानी कि नोलम्बवाडी, छागाल, छंगाल्व तथा जगदेव का विजेता भी कहा गया है बल्लाल प्रथम को। इसके अतिरिक्त कदम्ब, अदिग, तलकाड, बनवासी, हांगल, बोलवोल की विजयों का श्रेय भी खास करके बल्लाल प्रथम को दिया जाता है। बल्लाल प्रथम ने सोसावीर के स्थान पर बेलूर को प्रथम मतलब प्रमुख तथा द्वार समुद्र को भी एक राजनीतिक केंद्र बनाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विष्णुवर्धन के बारे में बताएं। बिट्टिग देव कौन था? तो बल्लाल प्रथम की मृत्यु के बाद में उसका अनुज बिट्टिग या विष्णुवर्धन गद्दी पर बैठा, जिसे इस साम्राज्य का वास्तविक निर्माता कहा गया है। इसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में साम्राज्य का विस्तार किया, फिर भी यह नाम मात्र की चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करता रहा। 1152 ईस्वी के मध्य विष्णुवर्धन ने लगभग संपूर्ण आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को अधिकृत कर लिया और इसे तलकाड, बनवासी, हानुगल, गोंड, वीरगंग, विजय, नोलंब तथा साहस कदम की उपाधियों से विभूषित किया जाता है विष्णुवर्धन को। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विष्णुवर्धन और चोलों के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए। विष्णुवर्धन ने चोल कुलोतुंग से युद्ध भी किया था और उसे काफ़ी क्षति हुई थी विष्णुवर्धन को। होयसल सेना काफ़ी जो है तक मतलब कांची तक बढ़ गई थी और इसी समय मतलब इसी नगर को जीत करके विष्णुवर्धन ने कांची गोंड की उपाधि भी धारण करी थी। कांची से वह मतलब कि रामेश्वरपुरम तक पहुंच गया था विष्णुवर्धन, और वहाँ उसका मदुरा के पांड्यों से युद्ध भी हुआ था। विष्णुवर्धन को दक्षिण समुद्र के तटवर्ती समस्त क्षेत्रों का विजेता भी कहा गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, विष्णुवर्धन और विक्रमादित्य षष्ठ के मध्य संघर्ष का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो विष्णुवर्धन के काल तक विक्रमादित्य षष्ठ जो था काफ़ी वृद्ध हो चुका था और अपने सेनानायक जगदेव के साथ कर्णेगल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, विष्णुवर्धन की सेना और विक्रमादित्य षष्ठ के बीच में। और होयसल अभिलेख विष्णुवर्धन को विजेता मानते हैं। इसके विपरीत जो चालुक्य अभिलेख है उसमें विक्रमादित्य षष्ठ को विजेता कहा गया है कि इस विजय के उपलक्ष्य में बिट्टिक देव ने विष्णुवर्धन की उपाधि धारण करी थी, ऐसा बताया जाता है खास करके होयसल अभिलेखों के अनुसार। जबकि चालुक्य अभिलेख कहते हैं कि भाई नहीं, ये हारा था, होयसल की से जो विष्णुवर्धन था ये हार गया था, जीता था विक्रमादित्य षष्ठ। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, विष्णुवर्धन के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कीजिए। विष्णुवर्धन ने नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर के कृष्णा नदी तट तक एक प्रकार से अपना समस्त भूभाग को अपने अधीन कर लिया था और इसके साम्राज्य में कोंगू यानी सालेम जिला जो पड़ता है आज का, कोलार जिले का पूर्वी भाग, तलकाड यानी जो मैसूर जिला है, गंगवाड़ी, हन्नंगल, बनवासी, होलीगेरे, हलसिगे, इसके अलावा वोलवोला, इन सभी प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया विष्णुवर्धन ने। और विष्णुवर्धन ने बेलूर के स्थान पर हलेबिद को राजधानी बनाना स्वीकार किया। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है आपका, विष्णुवर्धन बिट्टिक देव एक धार्मिक सम्राट था, स्पष्ट कीजिए। विष्णुवर्धन ने राज्यकाल में जैन तथा वैष्णव धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था और इसकी प्रिय रानी थी शांतला देवी। उसकी जैन धर्म में अगाध श्रद्धा थी और प्रभाचंद्र उसका गुरु था। विष्णुवर्धन को सेनानायक गंगराज और उसके कुछ अन्य उच्च पदाधिकारी भी जैन मतावलंबी थे।
उसके मंत्री ने श्रवणगोला में एक जैन स्मारक का निर्माण करवाया था। तो ये एक प्रकार से वैष्णव धर्म से भी प्रभावित था और जैन धर्म से भी प्रभावित था। विष्णुवर्धन बिट्टिकदेव। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विष्णुवर्धन ने मतलब ये होयसल वंश का शासक का, ध्यान रखें, बड़ा प्रतापी शासक था। विष्णुवर्धन में विभिन्न धर्मों के प्रति आस्था थी, स्पष्ट करें। 1128 ईस्वी के पश्चात विष्णुवर्धन वैष्णव संत रामानुज से प्रभावित मतलब प्रभाव में आया था और उनके और प्रभावित भी हुआ था उनके विचारों से। वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया और उसी के शासनकाल में वैष्णव संप्रदाय का कन्नड़ देश में अभ्युदय हुआ। शैव धर्म का कालामुख संप्रदाय भी इसके समय में महत्वपूर्ण हो गया था। एक अभिलेख में कहा गया कि विष्णुवर्धन ने चोल राजा द्वारा निर्मित एक शिव मंदिर को शांतला देवी के नाम से 1 ग्राम में दान कर दिया था। 1 ग्राम में दे दिया था, 1 ग्राम दान में दे दिया था और उसका नाम शांतला ग्राम उसने रख दिया था। 1142 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने भाई? विष्णुवर्धन ने 1142 ईस्वी तक शासन किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से 1128 से लेकर हाँ 1128 से बाद में एक प्रकार से आप देखते हैं वो विष्णु मतलब वैष्णव धर्म में आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 1142 ईस्वी तक पूर्ण रूप से शासन किया और बहुत ही एक प्रकार से साम्राज्य भी इसका काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 66 नंबर प्रश्न है, होयसल वंश के किस शासक ने मुद्राओं को प्रचलित किया? तो होयसल शासकों में सर्वप्रथम विष्णुवर्धन ने ही मुद्राओं को प्रचलित करवाया था और इसके द्वारा प्रचलित सोने के सिक्के जो थे विष्णुवर्धन के द्वारा, इसमें सोने के सिक्कों के अग्रभाग पर शार्दूल यानी कि सिंह की आकृति बनी हुई थी और पृष्ठभाग पर उसकी 3 उपाधियां उत्कीर्ण थीं, जैसे कि मेल परोल गंड की उपाधि लिखी थी। इसके अलावा श्री नोलम्बवाडी गोंड की उपाधि थी। इसके अलावा तलकाडू गांड की उपाधि थी, मतलब गोंड की उपाधि ये एक प्रकार से धारण किया था। इसके अतिरिक्त उसने गंड गिरनाल, सत्य रत्नाकर, साहस भीम और विवेक नारायण के विरोधों से भी विभूषित किया जाता है इसको। इसकी उपाधियाँ मतलब कि इन तभी उपाधियों को भी धारण किया था होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नरसिंह प्रथम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नरसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन की मृत्यु जब हो जाती तो उसके बाद में इसका पुत्र है नरसिंह प्रथम, ये गद्दी पर बैठा और उस समय उसकी आयु जो थी केवल 8 वर्ष की थी जब ये गद्दी पर बैठा था नरसिंह प्रथम। अपने शासन के अंतिम दिनों में विष्णुवर्धन ने उसे युवराज नियुक्त कर दिया था और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बना दी थी। उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसके शत्रुओं के आक्रमणों के कारण से होयसल राज जो था खास करके उसमें अव्यवस्था फैल जाती है। ठीक है, उसमें अव्यवस्था फैल गई और यादवों ने कर्नाटक का उत्तरी भाग और गोल जो है नोलम्बवाडी होयसलों से छीन लिया। वह जैन धर्म में आस्था व्यक्त करता था और विलासी प्रकृति का शासक था, खास करके जो ये था, क्या नाम है इसका भाई? इसका क्या नाम है? एक मिनट, नरसिंह प्रथम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो नरसिंह प्रथम के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बल्लाल द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं? नरसिंह का पुत्र था, या नरसिंह का पुत्र था कौन? बल्लाल द्वितीय 1173 ईस्वी में राजा बनता है और होयसल वंश का वास्तविक प्रणेता अगर बोला जाए तो वास्तविक प्रणेता कौन है भाई? ये वास्तविक प्रणेता इसको हम कह सकते हैं किसको भाई? किसको बोल सकते हैं? बल्लाल द्वितीय को। ठीक है, वास्तविक प्रणेता होयसल वंश का। उसने कुछ समय तक अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था, परंतु नरसिंह प्रथम के विलासितापूर्ण कार्यों से असंतुष्ट होकर के बाद में उसने होयसल राजधानी छोड़ दी थी और बल्लाल द्वितीय ने 1173 ईस्वी में नरसिंह प्रथम को हटा करके राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। प्रारंभिक विद्रोहों का दमन करके राज्य में शांति और सुव्यवस्था को स्थापित किया इसने। ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई?
69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग, बीर बल्लाल के कलचुरियों के साथ क्या संघर्ष थे उसको आपको संक्षेप में बताएं। उत्तर में आप बता सकते हैं, चूंकि 1179 ईस्वी में एक अभिलेख में कलचुरी शासक शंकरगढ़ ने होयसल सेना को कई बार पराजित करने का दावा किया है और इस पराजय के परिणाम स्वरूप बल्लाल को कलचुरियों से संधि करनी पड़ी, जिसकी शर्तों के अनुसार उसने कलचुरियों को कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया और शंकरगढ़ ने तुंगभद्रा नदी के पूर्वी प्रदेशों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन भी दिया और इस पराजय से बल्लाल के राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, बीर बल्लाल और यादव जो थे यादव वंश का जो भिल्लम पंचम था उसके संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो कुछ प्रारंभिक प्रदेशों को अधिकृत करने के उपरांत बल्लाल द्वितीय ने देवगिरी के यादव शासक भिल्लम पंचम पर आक्रमण किया था और वह हंगल गुत्ती आदि प्रदेशों को जीतता हुआ कृष्णा नदी तक पहुंच गया। कहा गया है कि उसने भिल्लम पंचम के सिर के रक्त से अपनी तलवार को रंजित किया, परंतु यादव शासक मारा नहीं गया। इसके परिणाम स्वरूप मलप्रभा नदी होयसल तथा यादव राज्यों की सीमा रेखा बन गई। इसके बाद में तो ये राज्य मतलब कि बल्लाल और यादव का जो शासक था भिल्लम पंचम वो भी बड़ा प्रतापी शासक था और बीर बल्लाल तो था ही। दोनों के बीच में एक प्रकार से क्या हुआ था, बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन से, सोमेश्वर कौन था? नरसिंह द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो था सोमेश्वर वो 1234 से 1235 ईस्वी में होयसल सिंहासन पर बैठता है और जिसका शासनकाल इस वंश के पतन का प्रारंभ माना जाता है जब ये सोमेश्वर बैठा। सिंहासन रोहण यानी सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही इसने चोलों की सुरक्षा का दायित्व इसी पर पड़ गया। कन्नूर में यह चोल साम्राज्य के प्रशासन को सुव्यवस्थित कर रहा था। सिंहासनारोहण के पश्चात चोल राजेंद्र तृतीय से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के पश्चात पांड्य जो था जटावर्मन, जो पांड्य शासक थे जटावर्मन, उससे इसकी शत्रुता और उग्र धारण रूप हो गई और कहीं न कहीं पे सोमेश्वर जो था इसके पतन एक प्रकार से खास करके होयसल वंश का पतन इसके बाद से होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राष्ट्रकूट कौन थे? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वातापी के चालुक्यों के पतन के पश्चात महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में राष्ट्रकूटों ने शासन किया। राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत की उन प्रमुख शक्तियों में विशिष्ट महत्व रखता है जिसने न मात्र दक्षिण वरन अखिल भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य दंती दुर्ग ने उस वंश की राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित प्रदान किया राष्ट्रकूटों की। तो वातापी के चालुक्य के पतन के बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। तो ये थे आपके राष्ट्रकूट। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तिहत्तर नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के संबंध में डॉक्टर अल्टेकर का क्या कथन है? तो राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के संबंध में डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं कि राष्ट्रकूट शब्द जो है ये वास्तव में मूलतः जाति सूचक मतलब कि जाति सूचक शब्द नहीं है, ठीक है। जो राष्ट्रकूट शब्द है यह एक राजनीतिक पद का प्रतीक है। राष्ट्रकूट जिस प्रकार मध्य युग में देश पांडे या देसाई शब्द देश या जिलाधिकारी के रूप में प्रयुक्त होता था, उसी प्रकार प्राचीन युग में ग्राम अधिकारी को ग्रामकूट या राष्ट्र के अधिकारी को राष्ट्रकूट शब्द से संबोधित किया जाता था। तो ये राष्ट्रकूट शब्द के संदर्भ में अल्तेकर का विचार है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूटों का मूल स्थान कहाँ था? राष्ट्रकूटों की साम्राज्य सीमा मुख्यतया महाराष्ट्र को आवृत करती है, उसको घेरे हुई थी। इसके अधिकांश लेख यहीं से प्राप्त हुए हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। और इनकी राजधानी जो थी राष्ट्रकूटों की ये मान्यखेड़ यानी मालखेड़ भी इसी क्षेत्र में स्थित थी, इसीलिए इनकी राजधानी महाराष्ट्र ही स्वाभाविक प्रतीत होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, दंती दुर्ग कौन था? तो इंद्र प्रथम के पश्चात उसका पुत्र दंती दुर्ग उत्तराधिकारी होता है राष्ट्रकूट शासक का। दंती दुर्ग ने इस राजवंश को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में परिवर्तित किया। इसने पृथ्वी बल्लभ तथा खड़गांव लोग जैसी उपाधियां भी धारण करी थी दंती दुर्ग ने। इससे पता चलता है कि इसने किसी युद्ध में विशिष्ट ख्याति अर्जित करी होगी। संभव है कि इसने चालुक्य विक्रमादित्य के सामंत के रूप में अरबों से संघर्ष किया हो
और उन्हें आगे बढ़ने से अवरुद्ध किया हो। उसने चालुक्य तथा उत्तरी मतलब जो उत्तरी क्षेत्र है उन पर विजय भी प्राप्त करा हो, इसके कारण से इसने इन उपाधियों को धारण किया दंती दुर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। कृष्ण प्रथम कौन था? दंती दुर्ग के पश्चात में उसका चाचा कृष्ण प्रथम जो है, ये चाचा है दंती दुर्ग का, ये गद्दी पर बैठा एक वीर और साहसी शासक था कृष्ण प्रथम। सर्वप्रथम इसने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा को पराजित करा था दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम ने। और इसके पश्चात मैसूर के गंगवंशी शासक को परास्त किया था जो है कृष्ण प्रथम ने। प्रभुत्व स्थापित किया और उसे स्थापत्य कला के विशेष मतलब स्थापत्य कला में विशेष अनुराग था, प्रेम था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट ध्रुव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने अग्रज गोविंद द्वितीय को अपदस्थ करके ध्रुव राष्ट्रकूट सिंहासन पर आसीन होता है। धारावर्ष, निरुपम तथा कलिवल्लभ जैसी उपाधियों को धारण किया था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। 780 ईस्वी के लगभग में गद्दी पर बैठा। बेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ की पुत्री शील महादेवी इसकी राजमहिषी थी। उसने गंगवांडी और कांची पर भी विजय प्राप्त करी थी और उत्तर भारत के पाल और प्रतिहार राजाओं को भी विजित किया था जो है ध्रुव ने। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था। 78 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, गोविंद तृतीय के बारे में आप क्या जानते हैं? ध्रुव की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र गोविंद तृतीय गद्दी पर बैठता है और वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। कौन भाई? गोविंद तृतीय। उसने क्या किया था? उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की योजना बनाई और प्रतिहार और पाल राजाओं के अतिरिक्त कई अन्य राजाओं को परास्त भी किया था। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार गोविंद तृतीय निस्संदेह राष्ट्रकूट शासकों में योग्यतम था। साहस, रण कौशल इन सभी में और सैनिक कार्यों में अतुल्य था गोविंद तृतीय। और इसकी भी अजय सेनाओं ने कन्नौज के कुमारी अंतरीप तथा बनारस से भड़ोच के सारे प्रदेशों को जीत लिया था गोविंद तृतीय। ठीक है, इसकी सेनाओं ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग, एक बार शेयर करेंगे सभी लोग वीडियो को। ओके, अमोघ वर्ष कौन था? तो गोविंद तृतीय के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम 814 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने नृपतुंग, रहमार्तंड, वीर नारायण तथा आसित धवल जैसी उपाधियों को धारण किया था अमोघ वर्ष ने। राष्ट्रकूटों की पृथ्वी बल्लभ उपाधियां भी इसे प्रदान की गई थी अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष की अल्पवयस्कता यानी कि छोटा समय था, मतलब कि छोटे अल्प वयस्क था, मतलब कि वयस्क नहीं था पूर्ण रूप से, अभी आधा ही एक प्रकार से वयस्क था। और इसके कारण से गोविंद तृतीय ने उसकी सुरक्षा के लिए एक समिति का निर्माण भी किया था जिसका मुख्य संरक्षक इंद्र का पुत्र कर्क सुवर्ण था, मतलब कि सुवर्ण वर्ष था। 2 वर्षों तक उसका शासनकाल शांतिमय रहा अमोघ वर्ष का, और बाद में बेंगी के चालुक्यों तथा गंगों से संघर्ष करना पड़ा अमोघ वर्ष को। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अमोघ वर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हैं उसके बारे में बताइए। तो प्रशासक की अपेक्षा विद्वता के क्षेत्र में अमोघ वर्ष प्रथम अधिक महत्व स्थान रखता है राष्ट्रकूटों में। शासन के उत्तरार्ध में जैन धर्म के प्रति इसके झुकाव से सैनिक योग्यता में अवश्य ही न्यूनता आई हो। प्रमुख कन्नड़ काव्य कविराज मार्ग का या तो रचयिता रहा होगा या उत्प्रेरक। आदि पुराण के लेखक उसके धार्मिक गुरु थे। महावीराचार्य ने अपने गणित सार संग्रह में उसे जैन धर्म का समर्थक भी बताया है अमोघ वर्ष को। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण तृतीय तथा प्रतिहारों से संबंध बताइए। कृष्ण तृतीय का प्रतिहारों से क्या संबंध है, इसको बताएं भाई। तो कृष्ण तृतीय का प्रतिद्वंदी जो प्रतिहार शासक था वो भोज प्रथम था। कृष्ण द्वितीय का प्रतिद्वंदी कौन था भाई? भोज प्रथम था। कृष्ण द्वितीय ने द्विगणित तैयारी के साथ प्रतिहारों को अवरुद्ध किया। कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों ने उज्जैनी में प्रतिहारों को पराजित किया। युवराज जंगतुंग तथा चेदियों ने भी कृष्ण द्वितीय के साथ इस युद्ध में भाग लिया था और इस प्रकार कृष्ण द्वितीय ने प्रतिहार सेना को प्रत्यावर्तन के लिए बाध्य किया था। दोनों के बीच अनेक सीमावर्ती बहुत सारे संघर्ष हुए थे। ठीक है, अनिर्णित संघर्ष हुए कृष्ण द्वितीय और प्रतिहारों के बीच में। 82 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इंद्र तृतीय कौन था? इंद्र तृतीय जो था 914 ईस्वी के बीच में उसके मतलब उत्तरार्ध में जो है उत्तराधिकारी बनता, गद्दी पर बैठता इंद्र तृतीय। और इस समय इसकी अवस्था मात्र 30 साल की थी जब ये गद्दी पर बैठा इंद्र तृतीय।
और इसने परमार शासक उपेंद्र यानी कृष्णराज का नाम उपेंद्र भी है तो उसको पराजित किया था। और कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज द्वितीय पर भी आक्रमण किया था इंद्र तृतीय ने। अल्टेकर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इंद्र तृतीय ने भोपाल, झांसी, कालपी मार्ग से कन्नौज तक अभियान किया। इंद्र का यह अभियान पूर्ण सफल रहा। बेंगी भी पूर्ण नियंत्रण में रहा, खास करके कृष्ण मतलब इंद्र तृतीय के। 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया था कि मतलब पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि राष्ट्रकूटों के पतन के क्या कारण थे। तो राष्ट्रकूटों ने लगभग 735 ईस्वी से लेकर के 775 ईस्वी तक नामात्र दक्षिण पथ पर वरन संपूर्ण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 967 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय के काल तक नर्मदा के दक्षिण का समतल भूभाग राष्ट्रकूट प्रशासन का क्षेत्र रहा, किंतु 973 ईस्वी में ही यह वंश जो है मात्र स्मृति पर ही अवशिष्ट रहा, मतलब कि ये एक प्रकार से धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इनका यह शीघ्र पतन इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना है। कृष्ण तृतीय की दूरदर्शिता के कारण से इस वंश का पतन सुनिश्चित हो गया और इस प्रकार से राष्ट्रकूटों का पतन हो गया। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे राष्ट्रकूट कालीन धार्मिक दशा का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रकूट शासक धर्म सहिष्णु थे और यद्यपि वे ब्राह्मण धर्मावलंबी थे राष्ट्रकूट शासक, किंतु हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय जैसे कि जैन धर्म इस काल में व्यापक प्रचार प्रसार उसका हो रहा था। महान राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की जैन धर्म में गहरी आस्था थी और इस काल में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ है। कान्हेरी इस समय बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रकूट कालीन कला पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। राष्ट्रकूट शासक कला के मर्मज्ञ थे और इस काल के मंदिर स्थापत्य का दर्शन प्रमुख रूप से एलोरा में देखने को मिलता है। मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए विश्वविख्यात है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने अत्यधिक धन खर्च करके करवाया था। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काट करके बनाया गया था। इसकी दीवारों पर तमाम प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी। राष्ट्रकूटकालीन कला में आप देखते हैं पाषाणकालीन मंदिरों में यह अद्वितीय मंदिर है जो कैलाश का मंदिर है। ठीक, कैलाश मंदिर के नाम से फेमस है। 86 नंबर क्वेश्चन देखें, चोल कौन थे। तो कात्यायन ने 4th शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग चोलों का समय निर्धारित किया है। अशोक द्वितीय शिलालेख में चोलों के स्वतंत्र राज्य का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य रोमन लेखकों प्लिनी और पेरिप्लस के अज्ञात लेखक ने भी चोलों का वर्णन किया है और संगम साहित्य में कुछ चोल शासकों का उल्लेख भी मिलता है। और डॉक्टर राजबली पांडे की बात करें तो उन्होंने चूल शब्द से इनका संबंध जोड़ा है चोलों का, जिस चूल मतलब होता है शिरोमणि। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 87 नंबर देखेंगे, परांतक प्रथम जो था ये कौन था भाई। तो परांतक जो था 907 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा था और वह एक महत्वाकांक्षी शासक भी था। परांतक प्रथम पांड्यों को पराजित करके लंका पर आक्रमण किया था, परंतु इस आक्रमण में उसे सफलता भी नहीं मिली थी परांतक प्रथम को। राष्ट्रकूटों से भी इसका संघर्ष भी हुआ परांतक प्रथम का, और इसमें खासकर राष्ट्रकूट नरेश थे उस समय कृष्ण द्वितीय, उनको पराजित किया था परांतक प्रथम ने और वीर चोल की उपाधि धारण करी थी इसने। परांतक प्रथम चोल राज सिंहासन पर एक प्रकार से 907 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और कुछ समय पश्चात इसने कृष्ण द्वितीय जो था परांतक पर आक्रमण किया था कृष्ण द्वितीय ने, और इस बार चोलों को कांची एवं तंजौर से वंचित होना पड़ा था और 953 ईस्वी में परांतक की मृत्यु हो गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज प्रथम कौन था। राज प्रथम की बात की है तो 985 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा और राज की उपाधि धारण करी थी। राज के प्रयासों से चोलों ने खोए हुए प्रदेशों और वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले उसने कंडलूर में चेरा को पराजित किया। चालुक्यों और गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई राज प्रथम ने। उत्तर में कलिंग को विजित किया यानी जीता। लंका के राजा को पराजित किया राज प्रथम ने। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, उसके श्री विजय साम्राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। इसके अलावा राज ने 1014 ईस्वी तक शासन इसने किया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है, राजेंद्र प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
राजेंद्र प्रथम की बात किया तो 1014 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हैं। एक वीर शासक की भांति एक प्रकार से अपना नाम रोशन करते हैं ये राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का दमन किया, लंका पर आक्रमण किया और लंका के सिंहासन पर अधिकार भी कर लिया। चेरों और पांड्यों के राज्य पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी। और इसके अलावा इसने अपने राज्य का अंग बना लिया चेर पांड्य इन सभी राज्यों को। और पूर्वी चालुक्यों की शाखा के उत्तराधिकार के प्रश्न पर उसका संघर्ष चालुक्य राजा जयसिंह से भी हुआ और इस युद्ध में राजेंद्र की विजय हुई। और किंतु इसी युद्ध के बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राजा धीराज कौन था? राजेंद्र प्रथम जो था, इसके पश्चात में इसका पुत्र था राजा धीराज प्रथम। ये सिंहासन पर बैठता है और इसने पांड्यों, केरल और सिंघल राजाओं की शक्तियों का विनाश किया और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर उसने विजय भी प्राप्त करी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ समय पश्चात चालुक्य शासक सोमेश्वर से युद्ध करते हुए 1052 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है राजा धीराज की। राजा धीराज कुशल सेनानायक था, उत्साही लड़ाकू था, स्वतंत्र शासक के रूप में इसने सफल नेतृत्व भी किया था। 91 नंबर क्वेश्चन आपका है, कुलोतुंग कौन था? कुलोतुंग प्रथम जो था, इसके सिंहासन पर बैठते ही चोल राजवंश में एक नवयुग का शुभारंभ हुआ है, यानी कि चोल वंश का शासक था ये कुलोतुंग। शताब्दियों से जो बेंगी मंडल स्पष्ट रूप से चोलों के अधीन था, अब अपने ही शासक के द्वारा शासित चोल साम्राज्य का अंतिम अंग बन गया। उसने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर आंतरिक शांति और सुव्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया और खास करके कुलोतुंग ने चोल साम्राज्य को उस नीति पर आधारित किया जिसमें जनता सुखी रहे और सुखित वातावरण में निवास कर सके। ऐसे वातावरण को तैयार करना कुलोतुंग का उद्देश्य रहा। 92 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आज आया है कि पांड्य कौन थे? तो पांड्यों की उत्पत्ति के संबंध में तमाम भ्रांतियां हैं। पांड्यों को बहुत सारे लोग महाभारत के पांडवों तथा मथुरा को मथुरा से समान मतलब कि समीकृत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मात्र कल्पनाजन्य है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है और रामायण जो कि वाल्मीकि की है, उसमें भी पांड्यों का उल्लेख मिलता है। महावंश में पांड्यों के सिंघल के साथ अनेक राजनीतिक संबंधों का विवरण दिया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से अशोक के लेख तथा खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किंतु उसमें कोई भी साक्ष्य उनके राजनीतिक इतिहास पर नहीं डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका 93 नंबर प्रश्न है, दंती वर्मन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो नंदी वर्मन द्वितीय के बाद में राष्ट्रकूट राजकुमारी शंखा से उत्पन्न पुत्र दंती वर्मन जो है, ये 795 से 796 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा। और दंती वर्मन के शासनकाल में राष्ट्रकूटों, चोलों और पांड्यों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। पल्लवों का पतन प्रारंभ हो गया। शासनकाल के 21वें तथा 49वें वर्ष के मध्य का कोई अभिलेख प्रकाश में नहीं आया है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पल्लव राज्य पर किसी बाहरी शासक का प्रभुत्व रहा होगा। 94 नंबर क्वेश्चन से आपका नृपतुंग कौन था? नृपतुंग जो था, नंदी वर्मन के 3 पुत्रों में नृपतुंग जो था सबसे बड़ा पुत्र था। नंदी वर्मन का ही लड़का था नृपतुंग और राष्ट्रकूट राजकुमारी शंखा से उत्पन्न राजा हुआ था ये। नृपतुंग ने पांड्य शासक को अपरिचित नदी के तट पर कुंभकोणम के निकट पराजित भी किया था और ऐसा प्रतीत होता है कि नृपतुंग ने अपने मित्र पांड्य शासक जो थे उस समय वरगुण द्वितीय, उनकी ओर से विजयालय या आदित्य प्रथम को पराजित भी किया था। नृपतुंग साहित्य और कला का भी संरक्षक था। साहित्य के प्रति लगाव, कला के प्रति इसका प्रेम था। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेडुंजडय्यन कौन था? नेडुंजडय्यन कौन था? मारवर्मन राज सिंह प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी को जो है नेडुंजडय्यन, परांतक, जटिल या वरगुड़ महाराज या मारंजडय्यन, इन तमाम नामों से जाना जाता है। और इसके अभिलेख उसके शासनकाल के 3रे वर्ष से 43वें वर्ष तक के इतिहास कि उसके बारे में प्राप्त हुए हैं। बेलबिकुड्डी अभिलेख में आप देखते हैं तो उसकी उपलब्धियां तथा महानता का वर्णन मिलता है
और कहा गया है कि उसने पल्लव नंदीवर्मन द्वितीय तथा उसके मित्र विद्रोही शासक पर विजय प्राप्त करी थी और वह वैष्णव मतानुयायी था। कौन? नैंडुज जो था। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, प्रश्न आपका 96 नंबर की वरगुण द्वितीय पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो यह जो वरगुण द्वितीय है ये श्रीमार श्री वल्लभ का बड़ा पुत्र था। 862 ईस्वी में राजा बनता है वरगुण द्वितीय। 850 ईस्वी के लगभग विजयपाल चोल ने पांड्यों के अधीनस्थ खास करके जो है मुत्तैयर से तंजौर अपहृत कर लिया गया था और इससे उत्तेजित होकर के पल्लव शासक नृपतुंग की सहायता और समर्थन पाकर के वरगुण ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और तंजौर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित इडवय नामक स्थान पर पहुंच गया। यह शैव उपासक था। कौन? वरगुण द्वितीय जो था। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वीर पांड्य कौन था? राज्य सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर पांड्य के शासनकाल में पांड्यों की प्रतिष्ठा में काफी सुधार हुआ था। वीर पांड्य जो था ये पांड्य वंश का शासक था। यद्यपि चोलों ने पांड्य राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था परंतु वे पांड्यों की शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाए थे और वीर पांड्य ने संभवतः दुर्बल चोल शासक गंडारादित्य के विरुद्ध विजय प्राप्त करने में स्वतंत्रता प्राप्त करी, मतलब स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। चोल शासक का सिर काटने वाला ये भी एक प्रकार से वीर पांड्य को ही कहा जाता है। चोल शासक की का मतलब कि सिर काटने वाला। तो ये उपाधि किसको मिली थी? वीर पांड्य को मिली थी। इसके उपरांत पांड्य शक्ति का ह्रास प्रारंभ हो गया था, यानी पांड्य शक्ति में भी जो है कमी आने लगी थी। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वितीय पांड्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय पांड्य साम्राज्य का संस्थापक जो था ये मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम था। इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी जो थे शत्रु चोल थे और इसने उसने मतलब कि इसने किसने द्वितीय पांड्य जो था खास करके जो है मारवर्मन सुंदर पांड्य, इसने 1219 ईस्वी में चोल राज्य पर अपना अधिकार किया और कहा जाता है कि इसने धनुष तथा सिंह को नीचा कर दिया, कुलोतुंग तृतीय को पराजित किया। इसके अलावा राज तृतीय को जंगल में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। इसके अलावा उरैयूर तथा तंजौर को जला दिया। चोल साम्राज्य के कुछ प्रदेशों को अधिकृत कर लिया। किसने? मारवर्मन सुंदर पांड्य ने। ठीक है, और साहित्य और कला का भी संरक्षक था ये। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जटावर्मन सुंदर पांड्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मारवर्मन सुंदर पांड्य का उत्तराधिकारी जो था वो जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम पांड्य शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासकों में इसका नाम आता है। राजारोहण के कुछ समय के बाद में इसने यानी जटावर्मन सुंदर ने क्या किया था? अपनी साम्राज्यवादी नीति का सक्रिय तो जटावर्मन सुंदर पांड्य की अगर बात की जाए तो ये मारवर्मन सुंदर पांड्य का उत्तराधिकारी था। जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम पांड्य शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक और महान शासक यही था। राज्यारोहण के कुछ ही समय के बाद में इसने अपने साम्राज्यवादी नीति का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन करना शुरू कर दिया और शासन के प्रथम 6 वर्षों में चेर, होयसल, चोल, काणव, श्रीलंका इन सभी के राजाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त करी और वैष्णव, शैव, जैन इन सभी धर्मों में आस्था रखता था। हालांकि वैष्णव, शैव, जैन ये शैव धर्म ये जितने धर्म आपके दिखाई पड़ रहे हैं ये सब जो है किसके पार्ट है? सनातन धर्म के ही पार्ट है उसके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, मारवर्मन कुलशेखर प्रथम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मारवर्मन कुलशेखर जटावर्मन को सुंदर पांड्य के शासनकाल में ही युवराज नियुक्त कर दिया था। किसने? सुंदर पांड्य जो थे, जटावर्मन सुंदर पांड्य जो थे उन्होंने क्या कर दिया था? मारवर्मन कुलशेखर को अपने समय में ही युवराज बना दिए थे इन्होंने और उसने प्रशासन के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन भी करना आरंभ कर दिया था मारवर्मन कुलशेखर ने। और इसने मलय नाडु, इसके अलावा सोनाडु, तोंडमंडलम और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी मारवर्मन कुलशेखर ने। और खास करके मारवर्मन कुलशेखर ने होयसल रामनाथ जो थे होयसल शासक रामनाथ उन पर भी विजय प्राप्त करी थी मारवर्मन कुलशेखर ने। कुलशेखर के शासन कार्यों में कम से कम
4 पांड्य राजाओं ने सहयोग दिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस पर भी टिप्पणी हो गई। तो समझ में आ रही चीज़ें। ओके, चलिए फिर एक प्रकार से इसी प्रकार से आपका ये हो गया। इसका पहला वाला जो भाग है वो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है, पार्ट 1 नाम से। और ये पार्ट 2 है आपका, पेपर 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद में हम पेपर 2 पर चर्चा करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पर, और मेडिवल हिस्ट्री पर भी आपके लिए मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, तो चिंता मत करिएगा कोई, ठीक है। पेपर 2 के बारे में जल्दी आपकी वीडियो आएगी, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3, बीए थर्ड ईयर या बीए तृतीय वर्ष आप अगर उसमें है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय पेपर में हम प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला यानी एंशिएंट इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर को देखेंगे, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर सभी के दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा प्राचीन विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनमें एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में हम तीसरे पेपर के अंतर्गत चर्चा करेंगे बी थर्ड ईयर में। तो मतलब कि इसके बाद में तो 2 वीडियो और आएंगी इसके बाद में। हालांकि हो सकता है कि 2 पार्ट में आपके एक पेपर को पढ़ाया जाए, या हो सकता है एक ही वीडियो में अगर हो ही सकेगा तो मैं करवा दूंगा। तो एक प्रकार से आप लोग तैयार हो जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ मिलिट्री साइंस का भी हो चुका है पेपर 1 का। इसके अलावा जो है सोशियोलॉजी का पेपर 1, 2 दोनों का मैंने महासंग्राम वीडियो दे दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का, होम साइंस का मैंने दे दिया, और भी 1-2 सब्जेक्ट का मैंने आपको दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मैं जल्दी दे दूंगा, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हिंदी का दे दूंगा। जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो उसी का यह पेपर 1 था और पेपर 1 का भाग 2 था।